Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture we'll discuss about the microbes in human welfare, जो कि आपका यूनिट 12th एनसीईआरटी के यूनिट 3 का सबसे लास्ट चैप्टर है. तो लेट अस स्टार्ट. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. जो हमारा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड में देखिए क्या है. सबसे पहली चीज है इन कर्ड बनाने के लिए हम जो बैक्टीरिया का यूज करते हैं वो है लैब. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है लैब का मतलब है लैक्टोबैसिलस. ठीक है ना, लैक्टोबैसिलस. ठीक है, तो इसको सॉरी जो है इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, लैब कहते हैं. ठीक है, तो ये जो है ये क्या करते हैं, ये मिल्क में ग्रो करते हैं. ठीक है, इन मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कर्ड में चेंज कर देते हैं. इसके अलावा ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं. भाई लैक्टोबैसिलस है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा. कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड. जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है, मिल्क प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन करता है. तो मिल्क प्रोटीन क्या है, केसीन है, उसका पार्शियल डाइजेशन करता है. तो मिल्क प्रोटीन को भी डाइजेस्ट किया. इसके अलावा क्या करते हैं ये विटामिन B12 के कंटेंट को इंक्रीज करते हैं और ये हमारे स्टमक में जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को भी रोकते हैं. तो हमने क्या बताया, ये सारे के सारे पॉइंट आप नोट करते रहिएगा क्योंकि तैयारी करनी है आपको. आप आराम से हर एक पॉइंट को नोट कर सकते हैं सो दैट कि आप उसको इजीली सारी चीजें पढ़ सकें. तो ये कर्ड मिल्क में ग्रो करते हैं, कर्ड में चेंज कर देते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, B12 कंटेंट को इंक्रीज करते हैं. इसके अलावा ये हमारे गट में या इंटेस्टाइन या स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को या ग्रोथ को रोकते हैं. हाउस होल्ड में ही हम देखते हैं. हाउस होल्ड में आप देखते हो जो इडली और डोसा बनता है, जलेबी बनती है, तो वहाँ पे जो वीकेंड से जो हम लोग स्टफ यूज करते हैं उसको हम लोग डो कहते हैं. ठीक है, डो फॉर इडली एंड डोसा एंड जलेबी. मुंह में पानी आया. डो, ये डो क्या होता है, डो का जो स्टफ या वी कैन से पफ्ड अपीयरेंस होता है, फूला हुआ होता है, वो भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया या ईस्ट की वजह से होता है. और वहां पे ये क्या करते हैं, ये फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन की वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो वो फूल जाता है. आपको बता सकते हो कौन से फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. जल्दी बताना है आपको, मुझे पता है आप बताती हो, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आपने ताड़ी का नाम सुना है इन जनरल, तोड़ी या ताड़ी. ये सदर्न इंडिया का, साउथ इंडिया का जो है, साउथ इंडिया का सबसे बेस्ट जो है ड्रिंक माना जाता है. और ये कैसे बनाया जाता है, फर्मेंटेशन ऑफ पाम सैप. ठीक है ना, पाम सैप. और फर्मेंटेशन कराओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे ईस्ट या फिर बैक्टीरिया यूज करोगे. जो ईस्ट में सैक्रोमाइसिस सर्विसेज यूज कर सकते हो, बैक्टीरिया यूज करोगे जहाँ पे फर्मेंटेशन वो कर सके. ठीक है, इसके अलावा चीज हो गया. चीज बड़ा इंपॉर्टेंट दो चीज है भाई, एक है स्विस चीज और दूसरा है रोक्यूफोर्ट चीज. एक और चीज होता है कैमम्बर्ट चीज होता है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं बताने जा रही हूँ. तो स्विस चीज हो गया और रोक्यूफोर्ट. देखिए स्विस चीज किसके लिए जाना जाता है, ड्यू टू ये लार्ज होल के लिए जाना जाता है. इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं और ये होल्स किस लिए होते हैं, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रोड्यूस होता है. और क्यों, एक बैक्टीरिया है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्मनी. ये बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करके फर्मेंटेशन करता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसकी वजह से यहाँ पे लार्ज होल पाया जाता है.
तो ये बैक्टीरियल ओरिजिन का चीज है, याद रखना, बैक्टीरियल ओरिजिन का चीज है स्विस चीज। रोक्यूफोर्ट चीज जो है ना, ये फंगल ओरिजिन का चीज है, और ये अपने फ्लेवर के लिए जाना जाता है, इसके फ्लेवर अलग अलग फ्लेवर के होते हैं, ठीक है। और ये है पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई, पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई। अब आप रोक्यूफोर्टाई जो भी हो व्हाटएवर, तो इसका जो है फ्लेवर, ये फंगल, अगर आपसे कोई पूछ देगी फंगल ओरिजिन का और बैक्टीरियल ओरिजिन का, तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोसिन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। चलिए माइक्रोसिन इंडस्ट्रीज देख लेते हैं, इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज है। तो इन इंडस्ट्रीज, देखिए इंडस्ट्रीज में दो ऐसे जगह है, दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफी यूजफुल होते हैं। एक तो बेवरेजेस और दूसरा है एंटीबायोटिक। दोनों अगर आपको बनाना है ना, तो आपको लार्ज टैंक चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटर्स, ठीक है ना। लार्ज स्केल पे अगर आपको बनाना है तो आपको बड़े बड़े टैंक चाहिए। जैसे भाई आपको वहाँ पे तो इंसुलिन बनानी थी या कुछ भी ऐसे, दिन मैंने आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ाया था, तो इंसुलिन बनाया तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए था, बायोरिएक्टर चाहिए थे। इसी तरीके से आपको फर्मेंटर्स चाहिए, ठीक है। जैसे बेवरेजेस वगैरह बनाना है तो आपको क्या चाहिए, फर्मेंटर्स चाहिए, ठीक है। तो बेवरेजेस में जैसे आपके क्या हो गए, कौन से यहाँ पे कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, ईस्ट, उस ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये पता है, ये एक ऐसा ईस्ट है ना जो बेवर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट भी, और बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। तो ब्रेकर्स ईस्ट का मतलब ये ब्रेड बनाने में भी काम आता है, और बेवरेजेस बनाने में भी काम आता है, ठीक है। और तो देखिए, हालांकि जो बेवरेजेस हैं उसमें जो ईस्ट यूज होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ ऐसे बेवरेजेस हैं जो जिसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो कुछ उसके वाइन बियर इसका एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके के बेवरेजेस बनाए जाते हैं। एक तो आप विदाउट डिस्टिलेशन बनाओ, विदाउट डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। और दूसरा है विद डिस्टिलेशन। अब आपको पता है कि भाई अगर किसी चीज में अगर डिस्टिलेशन कर दोगे आप, तो क्या होगा, वहां से उसका पानी चला जाएगा। डिस्टिलेशन का मतलब आसवन, पानी निकल जाता है, तो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। अगर आपने डिस्टिलेशन नहीं कराया तो कम कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो जो विदाउट डिस्टिलेशन है उसका वो क्या होगा, वो कम कंसंट्रेटेड होगा। तो इसमें आते हैं आपके वाइन एंड बियर। विद डिस्टिलेशन मतलब इसमें पानी आपने निकाल लिया, मतलब वो काफी कंसंट्रेटेड है। इसमें आपके आते हैं ये ब्रांडी, रम, विस्की, ये सब ब्रांडी, रम, विस्की, साकी वगैरह जो कुछ भी है, ये सब आते हैं, ठीक है ना। तो विदाउट डिस्टिलेशन और विद डिस्टिलेशन याद रखना है आपको। एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट देखिए, पहली चीज तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था, बच्चे कंफ्यूज, क्या क्वेश्चन आता बता रहे। लेकिन अगेंस्ट लाइफ का मतलब है इन रेस्पेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉट इन रेस्पेक्ट टू मैन। मैन के रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में इसको हम प्रो लाइफ कहते हैं। सब एनसीईआरटी में लिखा है प्रो लाइफ, ठीक है। एंड अगेंस्ट लाइफ किसके रेस्पेक्ट में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या है। फर्स्ट एंटीबायोटिक क्या था, फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसको डिस्कवर किया गया था वो था पेनिसिलिन, और इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंड इट वाज अ चांस डिस्कवरी। चांस डिस्कवरी को एक टर्म दिया जाता है, जैसे मैंने पीजीआर के बारे में बताया था, सेरेंडिपिटी। पीजीआर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको हम लोग कहते हैं सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी कैसे हुआ था देखो, he was working on a bacteria that is the Staphylococcus bacteria.
स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे हैं। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे और थोड़े ये आलसी टाइप के। मान लो ये अपना प्लेट है इनका, इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, ये एक दूसरा प्लेट है, इसमें स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, और एक प्लेट है जो अनवॉश्ड है। ठीक है, इनकी अनवॉश्ड प्लेट है ये। ऐसे फेंक दिया इन्होंने, थोड़ा आलसी थे, कुछ दिन के लिए काम बंद कर दिए और उसके बाद कुछ दिन बाद ये जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो इनकी अनवॉश्ड प्लेट है इसमें कुछ मोल्ड ग्रो कर दिए। मोल्ड मतलब फंजाई, कुछ फंजाई ग्रो कर गए हैं और वो कुछ उसके पास वाली प्लेट, सपोज करो इसके पास वाली प्लेट, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट कर रहे हैं जो इसके पास वाली प्लेट की जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग माय पॉइंट? तो इन्होंने क्या देखा कि भाई ऐसा है कि ये तभी ये डिस्कवरी हुई, ऐसा है कि ये जो अनवॉश्ड प्लेट थी इनकी, इसमें कुछ फंजाई ग्रो कर गए हैं और ये इसके कुछ ऐसा केमिकल सिक्रेट करते हैं जो इसके पास वाली प्लेट में जो बैक्टीरिया है उसको वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो इसको नाम इन्होंने दिया, ये सब्सटेंस पेनिसिलिन है, इस सब्सटेंस का नाम पेनिसिलिन है और ये जो फंजाई है वो पेनिसिलियम नोटेटम थी। पेनिसिलियम नोटेटम, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब आज जो पेनिसिलिन ऑब्टेन किया जाता है ना, वो पेनिसिलियम क्राइसोजिनम। बहुत बार ये सवाल आता है ढेर सारे एग्जाम में। आज जो हम पेनिसिलिन ऑब्टेन करते हैं पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से, ओके। लेकिन इन्होंने डिस्कवरी तो कर दी, लेकिन इसकी फुल पोटेंशियल एज एन एंटीबायोटिक, ठीक है ना, was discovered by, मतलब हाँ ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, was discovered by चेन एंड फ्लोरे। दो साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे ने कहा कि इसका जो डिस्कवर किया, क्या किया इन्होंने, डिस्कवर द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस एंटीबायोटिक। और ये एंटीबायोटिक कब यूज किया गया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अमेरिकन सोल्जर्स के को ट्रीट करने, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में, और बाद में 1945 के आसपास चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। चेन, फ्लोरे और फ्लेमिंग को 1945 के आसपास तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीबायोटिक। आजकल ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम एंटीबायोटिक के ही भरोसे हम मान के चलते हैं कि वो ठीक होगी, है कि नहीं। एंटीबायोटिक ऐसा नहीं कि बस और बस फंजाई ही जो है प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया भी प्रोड्यूस करते हैं एंटीबायोटिक, और एल्गी भी प्रोड्यूस करते हैं, एल्गिन करके एंटीबायोटिक, क्लोरेलिन करके एंटीबायोटिक आता है। तो ढेर सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में कुछ ऐसे डिजीजेस के नाम दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, आप बता सकते हो गाल घोटू किसे कहते हैं? गाल घोटू अब दे दिया एनसीईआरटी ने, बताओ ऐसा कौन सा डिजीज है जिसको गाल घोटू कहते हैं? तो वो है डिप्थीरिया। एनसीईआरटी ने ही दिया है, इसके अगेंस्ट भी इसके लिए भी एंटीबायोटिक बन चुकी है, ठीक है। कुष्ठ रोग जानते हो किसको कहते हैं? कुष्ठ रोग कहते हैं अब लेप्रोसी को, ठीक है ना, लेप्रोसी को, ओके। इसके अलावा एक और डिसऑर्डर दिया है, दैट इज द काली खांसी। काली खांसी या कुकर खांसी कहते हैं इसको, whooping cough, ठीक है ना, whooping cough। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। यार बहुत बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं।
मैंने जो जो आपको बताया है, यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई हों, लेट मी एक मिनट, सॉरी मैं माइक लगाना भूल गई थी। हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ा सा कम आए, लेकिन थोड़ा सा ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा तो आ जाएगा। तो अभी शायद सुनाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। तो काली खांसी को क्या कहते हैं? हुपिंग कफ, ठीक है ना, हुपिंग कफ। गालघोटू, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, काली खांसी को हम लोग हुपिंग कफ कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं जिनको हम लोग जिनसे हम एंजाइम निकालते हैं, कुछ केमिकल निकालते हैं और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल निकालते हैं। तो केमिकल्स में जैसे एसिड्स हो गया, ठीक है ना, एसिड। अब देखिए पहला एसिड है एसिटिक एसिड, दूसरा एसिड है लैक्टिक एसिड, ठीक है, तीसरा एसिड है ब्यूटायरिक एसिड और चौथा एसिड है अभी एसिटिक, लैक्टिक, ब्यूटायरिक और क्या था यार, जस्ट लेट मी चेक वंस। आपका ये हो गया, हाँ, सिट्रिक एसिड। अब देखिए जो आपका सिट्रिक एसिड है या एसिटिक एसिड है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से प्रोड्यूस करते हैं। ये तो आपका लैक्टोबैसिलस से प्रोड्यूस हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस। ब्यूटायरिक एसिड जो है, ब्यूटायरिक एसिड, ये आपका प्रोड्यूस होगा क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम और सिट्रिक एसिड आपका प्रोड्यूस होगा एस्परजिलस नाइगर। ये सब आपको याद रखना है, एस्परजिलस नाइगर। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, जैसे पहला एंजाइम है आपका लाइपेजेज, दूसरा एंजाइम है प्रोटीएजेज एंड पेक्टिनेजेज, ठीक है। तो लाइपेजेस क्या होते हैं ना, ये आपके डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं, लॉन्ड्री में यूज़ किए जाते हैं। ऑयल स्ट्रेन्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, डिटर्जेंट फार्मूलेशंस, ऑयल स्टोन को रिमूव करने के लिए लॉन्ड्री में यूज़ किया जाता है। प्रोटीएज और पेक्टिनेज क्या होते हैं? ये बॉटल जूस को क्लैरिफाई, क्योंकि देखिए अगर आप घर पे जूस बनाते हो तो वो उतना साफ़ नहीं होता है, उसमें सब छोटे छोटे टुकड़े, फाइन फाइबर जैसी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप मार्केट से जूस खरीद के पीते हो तो वो काफ़ी साफ़ होता है, क्योंकि वहाँ पे पेक्टिनेज और प्रोटीनेज एंजाइम यूज़ किया जाता है बॉटल जूस को क्लैरिफाई करने के लिए। इसके अलावा आपको याद रखना है, नेक्स्ट जो है एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अब इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर दिया जाता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड करने के बाद, ठीक है, इसका नाम है क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर का मतलब है, ठीक है, ये रिमूव क्लॉट रिमूव करता है जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डिजीज़ होता है। मैंने आपको बताया था हार्ट में अगर क्लॉटिंग हो गई, थ्रोम्बोलाइसिस करवाने के लिए, थ्रोम्बस कहते हैं ना, क्लॉट वगैरह बन गया, तो थ्रोम्बोलाइसिस करवाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देते हैं। जिनको हार्ट अटैक वगैरह आ गया या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गया तो उनको हम स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं, ये क्लॉट बस्टर कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये हो गया आपके एंजाइम। कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं,
ठीक है ना। कुछ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल, 2 बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताना है। पहला देखिए है साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए, और दूसरा है स्टैटिन्स, स्टैटिन्स। साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब बच्चों ये टी सेल, मतलब ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन, मतलब जब आप ग्राफ्टिंग करवाते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन किसकी वजह से होता है? टी सेल की वजह से। तो टी सेल को ही सप्रेस करवा देते हैं ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग, उसको ड्रग को हम कहते हैं इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स। तो साइक्लोस्पोरिन एक इम्यूनो, और ये किससे प्रोड्यूस होता है? एक फंजाई से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम करके एक फंजाई है, इससे प्रोड्यूस होता है। एंड दिस फंजाई के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टैटिन क्या है? दैट इज द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, याद रखना, लोअरिंग एजेंट। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है। कैसे करता है बता रही हूँ। और ये एक फंजाई से प्रोड्यूस होता है, मोनस्कस परप्यूरिया, मोनस्कस परप्यूरिया करके एक फंजाई है, इससे प्रोड्यूस होता है। और ये एक्चुअली दिस इज द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ एंजाइम्स, इनहिबिटर ऑफ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करने वाला जो एंजाइम है, उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है ये, उससे कम्पीट करेगा तो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस नहीं होएगा। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हुआ ना, ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेट मी चेक द टाइम, जल्दी ही खत्म होगा ये चैप्टर, ठीक है ना। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है एकदम अच्छे से। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। आपने कभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स देखा है? एसटीपीज देखा है? कभी देखा है एसटीपीज में क्या होता है? देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 2 प्रोसेस होती है। सीवेज का मतलब है जो आपके वेस्ट वाटर हैं, ठीक है ना, वेस्ट वाटर प्लस एक्सक्रीटा, जो भी है ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा की अगर हम बात कर दें, प्लस ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक मैटर जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, प्लस यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स भी होते हैं। ये माइक्रोब्स जनरली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और जनरली ये पैथोजेनिक होते हैं, इतना याद रखना, बड़ा बुरा बीमारी कॉज कर सकते हैं ये। वेस्ट वाटर प्लस एनिमल एक्सक्रीटा प्लस ऑर्गेनिक मैटर प्लस माइक्रोब मिला के इसको हम कहते हैं सीवेज, इसको हम कहते हैं सीवेज। सीवेज में क्या क्या आ सकता है? देखिए आपके घरों से या इंडस्ट्रीज से, ठीक है, जो कूड़ा करकट ये सब जो निकल रहा है, कूड़ा कचरा वगैरह जो ट्रेसेस निकल रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है? उसमें कई तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ तो कि जो फ्लोट कर रहे हैं, कुछ फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एकदम नीचे बैठ गए हैं, जैसे धूल मिट्टी कंकड़ वगैरह वो नीचे बैठ जाएंगे, और कुछ इफ्लुएंट हैं जो पानी में मिले हुए हैं। तो अब हम लोग उसको क्या करेंगे, उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे? उनको सेपरेट करने के ढेर सारे जो हम लोग आइडिया अपनाते हैं वो क्या है। तो सीवेज ट्रीटमेंट 2 तरीके का है, एक है प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी में फिजिकल ट्रीटमेंट है, फिजिकल, और सेकेंडरी इज द बायोलॉजिकल। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे नो यूज़ ऑफ यहाँ पे हम किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं करते, और यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ठीक है,
अब क्या करते हैं, फिजिकल में देखिए दो चीज़ होने जा रही है, एक दो स्टेप है, एक तो है फिल्ट्रेशन और दूसरी है सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यहाँ तक आपको समझ लेना है। अब मैं एक ऐसा डायग्राम बनाने जा रही हूँ जिससे आज तक अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो वो डायग्राम को आपको अच्छे से देखना है। तो चलिए हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, पूरा का पूरा सीवेज ट्रीटमेंट का डायग्राम देखेंगे। ठीक है, डायग्राम देखेंगे और ये जो डायग्राम है ना उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। क्या करने जा रहे हैं हमने एक टैंक लिया, एक टैंक ले लिया, चलो ये टैंक हो गया हमारा, देखो ये टैंक हो गया, इसको हमने इससे जोड़ा हुआ है। एक हमारा ये टैंक हो गया, यहाँ भी हमने कुछ जोड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। ये एक और टैंक हो गया, यहाँ भी हमारा जुड़ा हुआ है, ये एक और टैंक हो गया, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी जुड़ा हुआ। इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, ये इससे जुड़ा है, ये इससे नहीं, ये किसी से नहीं जुड़ा है, यहाँ नीचे से नहीं। ये मैंने एक चीज़ बनाया है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। हमने पहले यहाँ पे सीवेज डाला, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला सीवेज। जो सीवेज डाला ना तो उसमें जो चीज़ें, ये है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, ये एयरेशन टैंक है, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। देखिए हमने सीवेज डाला तो इसमें अब जो चीज़ें इसमें होगा, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज रिलेटेड विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट, मतलब फिजिकल ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। ये होगा क्या, ध्यान से समझना। हमने सीवेज डाला तो जो चीज़ें फ्लोट हो रही हैं, इसको जो फ्लोट हो रही हैं तो इसको हम फिल्टर कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फिल्ट्रेशन कर दिया, चलो ठीक है, पहला स्टेप हमने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन। जो चीज़ें बैठ गई हैं, मिट्टी वगैरह हैं जो भी बैठ गई हैं, तो यहाँ पे ये बैठ गई, सेडिमेंट हो गई, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका हम सेडिमेंटेशन करवा देंगे। तो पहली चीज़ फिल्ट्रेशन हुई, दूसरी चीज़ क्या हुई, सेडिमेंटेशन। हमने सेडिमेंटेशन करवा दिया इसका, ये बैठ गई हैं। अब यहाँ से जो बैठी हुई चीज़ें उसको हम बाहर से निकाल लेंगे भाई, नीचे से निकाल लेंगे। इसको हम कहेंगे प्राइमरी स्लज। क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी ट्रीटमेंट वेयर नो यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो फिल्ट्रेशन हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया, प्राइमरी स्लज हमने निकाल लिया। अब जो चीज़ें घुली हुई हैं इसमें पानी में जो घुली हुई हैं उसको हम कहते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या कहते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट। और प्राइमरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं। किस में भेजते हैं, एयरेशन टैंक में। प्राइमरी इफ्लुएंट को हम इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं एयरेशन टैंक में। एयरेशन टैंक में यहाँ पे हमने जो है एयर जो है कंटिन्यूअस एजिटेशन कर रहे हैं, और कंटिन्यूअस जब यहाँ पे एयर आएगा ना तो यहाँ पे एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। चलिए मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पे एयरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, और इसमें होंगे कुछ बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया, और कुछ होंगे फिलामेंटस फंजाई। दोनों आपस में ना फिलामेंट्स में ऐसे बैक्टीरिया जो है चारों तरफ से एक मेश बना लेगा, इसको हम लोग कहते हैं फ्लॉक्स। तो फंजाई और बैक्टीरिया आपस में मिलके एक मेश बना लेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स। तो फ्लॉक्स कहाँ ग्रो किया, एरेशन टैंक में। अब आप बता दो भाई, ये बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये फंजाई और बैक्टीरिया हैं, तब ये क्या हैं, ये आपके अरे क्या है भाई, वो डी से उसका नाम मुझे नहीं आ रहा भाई,
बैक्टीरिया फंजाई क्या होते हैं आपके, जो आपके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, देखिए मेरे दिमाग से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो एकदम आप लोग को आ रही होंगी, आप लोग मेरे साथ मैं बोल रही हूँ तो आप लोग बोल रहे होंगे कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। ये इकोलॉजी में एक पॉइंट भी दिया हुआ है, जस्ट जो भी है ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जब ऑर्गेनिक मैटर है इसका बीओडी काफ़ी ज़्यादा होगा, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका बीओडी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ है उसकी पोटेंसी काफ़ी ज़्यादा है, अभी काफ़ी स्ट्रांग है ना। लेकिन जैसे 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 बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी है इसको डिग्रेड कर रहे हैं, तो उसका जो वी कैन से इसका जो बीओडी है धीरे धीरे घटता जाएगा, घटेगा ना। बीओडी पहले बहुत ज़्यादा है, ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा है कि नहीं, ऑक्सीजन डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिग्रेडेशन होता जाएगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि उसकी ऑर्गेनिक मैटर की जो पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा, तो बीओडी कम होता जाएगा। जब बीओडी काफ़ी कम हो गया, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो गया, तब हम मान लेंगे कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो काफ़ी हद तक डिग्रेड हो चुका है। तब जब बीओडी में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आएगा, बीओडी काफ़ी कम हो जाएगा, तब इस एरिया यहाँ से इसको हम भेजेंगे इस टैंक में। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी इफ्लुएंट। क्या कहते हैं, सेकेंडरी इफ्लुएंट। सेकेंडरी इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में भेज देते हैं और यहाँ पे हम कुछ नहीं करवाते, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो पानी था उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि इफ्लुएंट घुला हुआ था ना, जो ऑर्गेनिक मैटर था उसकी पोटेंसी काफ़ी कम हो चुकी है, उसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो चुकी है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी कम हो चुका है। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या कराएंगे कि यहाँ पे हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में इस फ्लॉक्स का सेडिमेंटेशन कराएंगे। यहाँ पे अलाउ सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक्स, ये फ्लॉक्स को नीचे बैठा देंगे, क्योंकि अब इसके बाद जो ये वाटर होगा ना, ये क्लियर वाटर होगा। क्या होगा, क्लियर वाटर। और क्लियर वाटर को हम लोग नेचुरल वाटर बॉडी, नदी नालों में जो भी है उसमें भेज देंगे। तो ये वाटर अब क्लैरिफाइड वाटर हो चुका है। और इसमें प्रॉब्लम एक है कि जो फ्लॉक्स है उसको हम उसको भी नीचे से निकाल लें ताकि वाटर क्लीन हो जाए। तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में हम सेडिमेंटेशन ऑफ फ्लॉक्स करवाते हैं, और जब ये फ्लॉक्स बैठ जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड स्लज। अब ये एक्टिवेटेड स्लज देखिए, एक्टिवेटेड स्लज मतलब है क्या, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है ना, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है। तो हमने क्या किया, एक्टिवेटेड स्लज का माइनर पार्ट एयरेशन टैंक में भेजा इनोक्यूलम के तौर पे। इनोक्यूलम समझ रहे हैं ना, जैसे दही में जामन डालते हैं ना, आप जो भी कहते हैं आपके गांव में, हमको नहीं पता, हमारे यहाँ जामन कहते हैं। तो जामन का मतलब ये हुआ कि इस बैक्टीरिया फ्लॉक्स को थोड़ा इसका माइनर पार्ट हम एयरेशन टैंक में भेजेंगे इनोक्यूलम के तौर पे, और इसका मेजर पार्ट हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे, जहाँ पे यहाँ पे कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है ना, एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे और इनको ये डाइजेस्ट कर देंगे। जब इनको ये डाइजेस्ट करेंगे फ्लॉक्स को, तो यहाँ पे कुछ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस प्रोड्यूस होंगी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं बायोगैस। मतलब कितना सारा काम हम एक साथ कर रहे हैं। बायोगैस भी मिल गया, वाटर जो है वो क्लीन भी हो गया। आर यू गेटिंग, ठीक है। बायोगैस, एक चीज़ याद रखना, बायोगैस में सबसे ज़्यादा मीथेन होती है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस जो हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसके बाद मीथेन होती है। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीथेन होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस
सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी में फिल्ट्रेशन और सेडमेंटेशन करवाया। प्राइमरी इफ्लुएंट को भेज दिया एरेशन टैंक में जो घुला हुआ है। एरेशन टैंक में हम फ्लॉक्स ग्रो करवाएंगे और वो वो क्या करेंगे, आपका जो है ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे। और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें एक बार ध्यान से लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। बायोगैस, और देखिए बायोगैस के लिए जो इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया है ना वो है मिथेनोजेंस। मिथेनोजन में मिथेनोबैक्टीरियम बड़े इंपॉर्टेंट। ये बैक्टीरियम जो मिथेनोबैक्टीरियम है ना, ये र्यूमेन में, कैटल के र्यूमेन में भी पाए जाते हैं। र्यूमेन आपको पता है कैटल का एक स्टमक का पार्ट है, ये र्यूमेन में पाए जाते हैं। तो फिर जब कैटल जो गोबर करते हैं, ठीक है ना, उसमें ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे भी वो गोबर से गोबर गैस, वहाँ पे जो वो बैक्टीरिया है ये, तो वहाँ पे भी ये बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए गोबर से प्रोड्यूस होने वाले बायोगैस को हम लोग गोबर गैस कहते हैं। आपने देखा ही होगा पहले ज़माने में बहुत सारे देखने मिलते थे, ठीक है ना। एक होता था बड़ा सा टैंक वगैरह, उसमें गोबर डाल दिया जाता था, ठीक है, और फिर वहाँ से कुछ पाइप वगैरह लगा दी जाती थी घरों में जहाँ पे चूल्हे वूल्हे जलाए जा सके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ये जो मिथेनोबैक्टीरियम है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। सेलुलोज को डाइजेशन में, कैटल में पाए जाते हैं, तो सेलुलोज डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं ये। हम सेलुलोज डाइजेशन नहीं कर पाते, ठीक है। क्यों नहीं कर पाते आपको पता है, क्योंकि हमारे पास सेलुलोज एंजाइम है नहीं और ये बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि अगला जो पॉइंट आपका ये होगा कि टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन। इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कब किसने डेवलप किया था? तो IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप हुआ था। और खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशंस, KVIC के द्वारा इंडिया में बायोगैस प्रोडक्शन को डेवलप किसने किया था, या वी कैन से कि टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इंडिया में डेवलप किया गया था इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। 2-3 चीज़ें और बची हुई हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज़ है, गंगा यमुना एक्शन प्लान जो है वो किसने दिया था? दैट इज़ मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने डेवलप किया है गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। आपको पता ही होगा ये क्या है भाई, गंगा यमुना को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, ढेर सारे तामझाम जो कुछ भी है। आर यू गेटिंग? ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है ना। बायो कंट्रोल एजेंट देखिए, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये है कि आप पहले क्या होता है कि आपके खेतों में आप इंसेक्टिसाइड डालते हो, पेस्टिसाइड डालते हो, ये सारी चीज़ें डालते हो, मतलब केमिकल्स डालते हो, फर्टिलाइजर्स डालते हो। तो ये जो केमिकल वी कैन से जो केमिकल एग्रीकल्चर है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वी कैन से जो इसकी जो डिजीज़ेस के चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मतलब पेस्ट को, इंसेक्ट को किल करने के लिए हम किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का ही यूज़ करें। मतलब पेस्ट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़। ये प्रिडेशन का केस है। किसका केस है? प्रिडेशन। हमने पढ़ाया भी था कि प्रिडेशन में क्या होता है कि एक प्रेडेटर अपने प्रे को खाता है। तो बायोलॉजिकल मेथड ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला जो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड है वो इसी का एग्जाम्पल है, प्रिडेशन का। जैसे आपने कभी नाम सुना है, देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीटल विद रेड मार्किंग, एक रेड मार्किंग वाला जो बीटल है ना
वो किसको कंट्रोल करता है? लेडी बर्ड को, ठीक है। एंड बीटल विद ब्लैक मार्किंग, ये कंट्रोल करता है ड्रैगन फ्लाई को, ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज। यहां तक समझ में आ गया? इसके अलावा आपने बीटी के बारे में सुना ही होगा, बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस। तो बैसिलस थुरिंजेंसिस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको भी जेनेटिकली इंजीनियर करके इसके जो स्पोर्स वगैरह है उसको सचेट्स कहते हैं, इसको मार्केट में बेचा जाता है और पेड़ पौधों पे इसका छिड़काव किया जाता है। ये भी है। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे बायो कंट्रोल एजेंट का। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम क्या है? अभी हमने बताया था, ये साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है, ये तो हमने पढ़ा ही था। साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस करता है। ये देखिए ये फंजाई है, ये फ्री लिविंग है। पहली चीज फ्री लिविंग है, कॉमन इन रूट इकोसिस्टम, मतलब ये रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये ढेर सारे यहाँ पे दिया हुआ है ना, इफेक्टिव इन सेवरल प्लांट डिजीज। सेवरल प्लांट डिजीज का मतलब ये काफ़ी सारे प्लांट डिजीज को जो है कंट्रोल करता है, काफ़ी सारे प्लांट। तो मतलब इनका ब्रॉड रेंज इम्पैक्ट है, ब्रॉड रेंज। तो ये तो फंजाई हो गया बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे। दूसरा है, एक है वायरस। उस वायरस का नाम है, दैट इज द बैक्यूलो वायरस। नेक्स्ट इज द बैक्यूलो वायरस, और इसका जीनस है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। मेरी बात को ध्यान समझना। अगर आपसे कोई पूछता है बायो कंट्रोल एजेंट वायरस का नाम, तो आपको याद रखना है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी सारे इंसेक्ट और आर्थ्रोपोडा को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, मतलब ये नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा, ये केवल टारगेटेड ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। मतलब इनका कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, इनको मतलब आपको जो किल करवाना है बस उसी को किल करेगा। तो ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के दौरान ये काफ़ी यूज़फुल होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब जहाँ पे आपको यूज़फुल को नहीं मारना है, केवल हार्मफुल को मारना है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बैक्यूलो वायरसेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, इंसेक्ट और आर्थो स्पीसीज, इस पर नैरो रेंज हुआ इसका, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द। अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये है बच्चों, ध्यान से आपको समझना है, मतलब केमिकल का यूज़ नहीं करना है आपको। खेती करने के दौरान केमिकल का यूज़ नहीं करना है, आपको बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है, बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है। तो बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं भाई, देख लेते हैं हम लोग। कुछ बैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर्स, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं, और कुछ फंजाई भी बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ होते हैं। क्या क्या है देख लेते हैं। बैक्टीरिया में 3 तरीके के बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं, कुछ एक हो गया राइजोबियम, तो आपने नाम सुना ही होगा, ये सब हमने पढ़ाया है, और एक है फ्रैंकिया। अब देखिए, या मैं ऐसे लिख दूं, कुछ फ्री लिविंग है और कुछ सिम्बायोटिक है। फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है। कुछ फ्री, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके ये नाइट्रोजन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं सॉइल में और प्लांट के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि जो फ्री लिविंग है, आपने नाम से एजोटोबैक्टर, एजोराइजोबियम, ये सब है ना, एजोराइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सारी चीज़ें।
सिम्बायोटिक में कुछ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, तो ये तो हम पढ़ा चुके हैं। लेग्यूमिनस में राइजोबियम, ये हम पढ़ाए हैं। नॉन लेग्यूमिनस में फ्रैंकिया, फ्रैंकिया का जिस प्लांट के साथ एसोसिएशन करता है वो भी मैंने पढ़ाया था, एलनस, कैजुरिना, मेरिका। 3 बड़े इंपॉर्टेंट नॉन लेग्यूमिनस प्लांट हैं जिसमें फ्रैंकिया का एसोसिएशन। साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। 3 ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं। और इसके अलावा पैडी फील्ड में इनके जैसे ना, इनके कुछ केमिकल जो है वो मार्केट में मिलते हैं जिनको किसान धान के खेतों में छिड़काव कर देते हैं, जिससे वहाँ पे नाइट्रोजन की जो डिप्लीशन है, नाइट्रोजन की जो डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो जाती है। फंजाई क्या करते हैं, ये माइकोराइजा बनाते हैं। माइकोराइजा भी हम लोग पढ़ चुके हैं भाई। माइकोराइजा क्या है, फंजाई और हायर प्लांट्स के बीच में म्यूचुअल एसोसिएशन। सो दिस इज द ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेट सिम्बायोसिस या ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंजाई एंड हायर प्लांट। माइकोराइजा 2 होता है, एक एक्टो का मतलब क्या है, माइकोराइजा का मतलब क्या है, फिर से मैं बता रही हूँ। दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन रूट ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, ठीक है। एक्टो और एक हो गया एंडो। एक्टो में क्या होता है, जैसे ये रूट है और ये फंगल हाइफी है, ये बाहर से ये रूट को क्या कर लेंगे, इसके हाइफी कवर कर लेंगे, तो ये एक्टोमाइकोराइजा। एंडो में ये रूट है और ये फंगल हाइफी रूट के अंदर जाके ऐसे एसोसिएशन करता है, यहाँ पे कुछ जाल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम वैम भी कहते हैं। वैम का मतलब वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। एंडो को हम वैन भी कहते हैं। वेसिकुलर मतलब वहाँ पे कुछ वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अर्बेस्कुलर मतलब कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये सब है नहीं आपकी बुक में। तो इस एंडो का बेस्ट एग्जाम्पल है कौन सा, फंजाई ग्लोमस, जीनस ग्लोमस से, जो फंजाई जीनस ग्लोमस वाला है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंडो, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है ये सॉइल से एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल। ये सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को, देखिए क्योंकि जो प्लांट और फंजाई का एसोसिएशन है, प्लांट क्या करता है, रूट में जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया वो बढ़ा देता है, मतलब फंजाई क्योंकि उसके पास हाइफी होती हैं, बदले में रूट इसको कुछ खाना पीना खिला देता है, तो दोनों का म्यूचुअल एसोसिएशन है। ये वाला क्या करता है, इस टाइप, ये जो ग्लोमस वाला माइकोराइजा है, ये क्या करता है, सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। पहला काम एग्जाम में आता है। दूसरा, क्योंकि ये रूट में है तो दैट इज रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन के लिए रेजिस्टेंट भी होता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि ये ड्रॉट सैलिनिटी के लिए भी रेजिस्टेंट होता है। तो इस वजह से ये प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये यूनिट भी ख़त्म हुआ। अब अगले 2-3-4 दिनों में मैं और भी चैप्टर जो है उसको कवर कर लूँगी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ हो जाए। आप लोग लेक्चर प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। लेक्चर देखिए 1 घंटे का, उसके बाद 1 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। ओके।